नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। हफ्ते भर की खबर नवीसी, फसकबाजी और छुई बात लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। आज से कई साल पहले नेगी दा ने नौचम्मी नारायण गीत गाकर उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार को रगड़पट कर दिया था। बुढ़ेंदा की स्याणी दिखाने वाले नारायण दत्त तिवारी का राजनीतिक करियर तो इस गीत से चपट हो गया, लेकिन इस गीत में राज्य की दशा का जो जिक्र था वो आज भी वैसी ही बनी हुई है। जनता के सपने जो राज्य गठन के समय थे वो आज भी उतने ही अधूरे हैं। हुणी हुणत्याली का सुपन्या, भली भलियार का सुपन्या, रोजगार का सुपन्या, आस विकास का सुपन्या, रंगीला सुपन्या, पिंगला सुपन्या, सुपन्या ही सुपन्या। दूसरी तरफ इस राज्य की पहली सरकार जितनी अय्याश थी, आने वाली सभी सरकारें अय्याशी में उत्तरोत्तर प्रगति ही करती रही हैं। वही सरकारें जिनमें दरबारियों सदनी राज करी, राज के करी खाक करी, पूजा पाठ करी, चार को आठ करी और उत्तराखंड थे उतण दंड करी। राज्य गठन के 24 साल बाद आज तो स्थिति ऐसी आ गई है जैसे मौजूदा सरकार ने अपने सभी कारिंदों को बाकायदा व्हिप जारी करते हुए कह दिया हो कि खबरदार, कोई भी अगर इस प्रदेश की मवेशी पूरी तरह घाम लगाने से पहले रुका तो उसे सौं है। ऐसा शायद ही कोई कुकर्म बाकी रह गया हो जो मौजूदा सरकार में नहीं हो रहा। बीते एक पखवाड़े में ही सत्ताधारी पार्टी के 2 नेताओं पर यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोप विकराल हो रहे हैं, लेकिन सरकार इसकी जांच करना तो दूर निर्लज्ज मौन धारण किए बैठी है। सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक साहब के भाई जिंदा कारतूसों के साथ भारत नेपाल बॉर्डर पर धरे जा रहे हैं। प्रदेश में हो रही लूट, बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं कानून व्यवस्था के जगबगाने की गवाही दे रही हैं। सरकारी टेंडरों का मंत्री जी के बेटे के नाम खुलना आम सी बात हो गई है और तमाम सरकारी नोटिंग्स को पुटपुंजिया ढूंढ की तरह फुंड चुलियाकर मुख्यमंत्री जी दागी अफसरों को ऐसी ऐसी मलाईदार पोस्टिंग दे रहे हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत को भी बीच में आकर कहना पड़ रहा है कि चुचों, कुछ तो शर्म करो। पिछले 1-1.5 हफ्ते में ही उत्तराखंड को उतणदंड करने वाली इन तमाम घटनाओं को एक एक कर समझते हैं और इसकी शुरुआत उस व्यक्ति से करते हैं जिसने संभवतः प्रदेश की सबसे ज्यादा सरकारों में रहते हुए सपोड़ा सपोड़ी मचाई है। कभी ई छोर लस, कभी वी छोर ढस करने में माहिर हरक सिंह रावत पिछले 1 दशक में भाजपा और कांग्रेस के बीच खूब हरकते फरकते रहे। अब जब तक उनका हिटणु ऐथर हैरणु पैथर हरकणु फरकणु सत्ता के साथ तालमेल बैठाता रहा, तब तक वो भी भलू लगदू गाते रहे। लेकिन इस बार बाजी उल्टी पड़ गई। उन्होंने भाजपा से वापस कांग्रेस में फाल तो मार दी, लेकिन वो ये नहीं भांप पाए कि प्रदेश की जो जनता हर बार सत्ता को पलट पलट कर रोटी की तरह सेकती रही थी, वो इस बार सत्ता परिवर्तन के मूड में नहीं थी। लिहाजा हरक सिंह सत्ता लौफियाने से चूक गए और ले खा ले अब खामाछा वाली स्थिति में आ पहुंचे। अब समय था स्कोर सेटल करने का, जिसमें भाजपा को वैसे ही महारत हासिल है। लिहाजा हरक सिंह पर जांच बैठाती गई। पिछले काफी समय से ईडी और सीबीआई ने उनकी सीणी खाणी हर्चा रखी है और उनका इतना कैल प्राण कर दिया है कि वो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाले मूड में आ गए हैं। उनका ताज़ा बयान ये है कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, भौंकुच हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कुछ इस तरह के भी बयान दिए कि कार्रवाई और जांच करनी ही है तो सबकी करो, सबकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो तो मैं भी सबके खिलाफ प्रमाण देने के लिए हाजिर हो जाऊं। वैसे जो कहो, हरक सिंह रावत हैं भारी क्यूट इंसान। अपनी झुंझलाहट में वो ये भी भूल गए कि उनका ये बयान एक तरह से स्वीकारोक्ति है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो मैंने अकेले थोड़ी की है, सबकी जांच कर लो, सभी तो गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें कोई समझाए कि हे लठ्याला, कमीशन को मीट भात और रिश्वत को रेलू सामूहिक रूप से भी अगर सपोड़ा जाए तो भी अपराध छोटा नहीं हो जाता। हाँ, उनकी ये बात काफ़ी हद तक सही लगती है कि तमाम जांच एजेंसियां जो इन दिनों उनकी धादी पड़ी हुई हैं, उनमें दुर्भावना साफ झलक रही है। हालांकि इससे हरक सिंह रावत पाक साफ साबित नहीं हो जाते, लेकिन इतना तो नजर आता ही है कि इसी तरह के मामलों में भाजपा अपनी वॉशिंग मशीन का खूब इस्तेमाल करती रही है। बल्कि हरक सिंह रावत पर जो जांच चल रही है वो उस दौर की है जब वो भाजपा सरकार में ही वन मंत्री हुआ करते थे। उसी दौर में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक आईएफएस अधिकारी राहुल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी और उन्हें इस पद से हटाया गया था। ये मामला पेड़ों के कटान और 157 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट से जुड़ा था। आईएफएस राहुल के खिलाफ आज भी विभागीय जांच लंबित है, लेकिन फिर भी बीते दिनों मुख्यमंत्री धामी ने उन्हें राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक बनाने के आदेश जारी कर दिए थे। कॉर्बेट के निदेशक पद से हटाए गए इन व्यक्ति को राजाजी का निदेशक बनाए जाने पर तमाम सचिवों के साथ ही
मौजूदा वन मंत्री तक ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन धामी जी इन आपत्तियों को पुटपुंजिया ढूंढ की तरह फूंड चुलाया और उनकी नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से धामी जी को खूब झपाक लगाई गई। कोर्ट ने यह तक कहा कि यह कोई सामंती युग नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जो चाहे वो कर लें। सरकार के इसी तरह के रवैये से हरक सिंह रावत को लोगों की सहानुभूति मिल रही है कि एक तरफ तो जिम कॉर्बेट से जुड़े उसी दौर के मामले में ईडी और सीबीआई उन्हें ऐंठे हुए है और दूसरी तरफ उसी मामले में अपने नजदीकी आईएफएस को राजा जी का निदेशक बनाने के आदेश सरकार जारी कर रही है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए ही है, क्योंकि मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सरकार कोई कदम उठाने को तैयार नहीं दिख रही। उनकी जांच करना तो दूर, विकेश नेगी नाम के जिस आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये मामला उजागर किया था, उन्हें ही प्रशासन ने बीते दिनों देहरादून से तड़ीपार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विकेश नेगी की जीत हुई और वे देहरादून लौट आए, लेकिन जिस तरह से ढोल नगाड़े बजाते हुए उन्हें देहरादून की सीमाओं से जिला बदर किया गया था, क्या ऐसा कभी किसी भ्रष्ट नेता के साथ किया जा सकेगा? गणेश जोशी के खिलाफ तमाम जानकारियां जुटाते हुए विकेश नेगी ने बताया था कि उन्होंने बीते कुछ सालों में ही 5,08,90,000 की तो अचल संपत्ति ही अर्जित कर ली है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का यह भी कहना है कि सरकारी तनख्वाह से इतर गणेश जोशी का कोई अन्य आय स्रोत नहीं है। फिर उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई, इसकी जांच आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? गणेश जोशी के खिलाफ जांच के आदेश का प्रेशर सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे हैंडसम मुख्यमंत्री को भले ही उंधुप होने लगा हो, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई नेताओं के लिए ये मौका संभावनाएं लेकर आया है। भाजपा के कई विधायक कंधा बने घूम रहे हैं कि जोशी जी का मंत्री पद छूटे तो हम लपक लें। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत इस राजनीतिक घपरोल का सबसे कायदे से मजा ले रहे हैं। उन्हें देख ऐसा लगता है जैसे वो मस्त चूड़े बुखड़े लेकर कहीं साइड में बैठ गए और नेताओं की कच्चम कच्चाई का पूरा आनंद ले रहे हैं। बीच बीच में चुस्की लेने के लिए वो इस तरह के बयान भी दे देते हैं कि देखिए न्याय क्या है। न्याय वो है जो अपने पराये का भेद न करे और सबके लिए समान हो। वो गीता के ज्ञान की ऐसी फचोड़पट्ट वर्षा कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी के कई नेता इन दिनों उनके बयानों से खौलियाए और बौलियाए हुए हैं। मौजूदा सरकार में गबन, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। प्रदेश में लूट और हत्याओं की घटनाएं आए दिन सुर्खियों में हैं और पिछले एक साल में यानी 365 दिनों में बलात्कार के 421 मामले दर्ज किए गए हैं। ये सब जैसे कम था कि अब भाजपा नेता के भाई का नाम हथियारों की तस्करी में भी सामने आने लगा है। रानीखेत में भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को हाल ही में एसएसबी ने दबोच कर स्थानीय पुलिस के हवाले किया है। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में एसएसबी ने लिखा है कि दिनांक 6 सितंबर को जांच अभियान के दौरान भारत से नेपाल जा रहे 2 व्यक्तियों को देखा गया तथा उनके सामानों की गहनता से जांच करने के दौरान अन्य अवैध सामानों के साथ 7.65 mm के अवैध 40 जिंदा राउंड पाए गए। तत्काल प्रभाव दोनों व्यक्तियों को पकड़ा गया और अवैध जिंदा गोलियों को अन्य अवैध सामान के साथ जब्त किया गया। प्राथमिक पूछताछ में व्यक्तियों ने अपना नाम दिनेश चंद्र और सतीश नैनवाल बताया। अग्रिम कार्रवाई हेतु दोनों व्यक्तियों को जब्त किए सामान के साथ स्थानीय थाना बनबसा को सुपुर्द किया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल किसी अपराध के चलते सुर्खियों में आए हैं। अभी कुछ समय पहले ही वो एक अन्य आपराधिक घटना के चलते छुयालों की गिच्ची तक पहुंचे थे, जब भाजपा के ही एक अन्य नेता उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने आए। उस वक्त हुआ ये था कि भाजपा नेता और राज्य मंत्री कैलाश पंत देहरादून से रानीखेत पहुंचे थे और उन्होंने विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई और उनके भांजे के खिलाफ एफआईआर लिखवाई थी। एफआईआर में आरोप थे कि विधायक जी के भाई और भांजे ने एक प्रधान के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। तब विधायक जी के भाई ने भी ग्राम प्रधान के खिलाफ क्रॉस एफआईआर लिखवाई थी और उनके आरोप भी कमोबेश यही थे। इसके साथ ही तब विधायक प्रमोद नैनवाल का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर से वो कह रहे थे कि मैं भी अब एक एफआईआर करवाता हूं और बताता हूं कि कैसे मुझसे मंत्री बनवाने के नाम पर 30 लाख रुपए मांगे गए। तो ये हैं हमारे नेताओं के हाल। भ्रष्टाचार से लेकर यौन शोषण तक और हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर सरकारी टेंडरों और हथियारों की तस्करी तक उत्तराखंड के नेताओं ने मजाल है कि कोई भी अपराध छोड़ा हो। गजब का बिजोग पड़ा हुआ है उत्तराखंड में, जहां नेता अपराधी बनने को आतुर हैं और अपराधी धर्मगुरु बनने की राह पर हैं। ताजी खबर है कि अल्मोड़ा जेल में सजा काट रहे कुख्यात गैंगस्टर प्रकाश पांडे उर्फ पीपी अब महामंडलेश्वर हो गए हैं। खबरों के अनुसार उनका नाम अब स्वामी प्रकाशानंद गिरी हो गया है और उन्हें जूना अखाड़े के कई मठों का उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात भी सामने आ रही है। कमाल का अतरंगी गठजोड़ है। नेता अपराधी बन रहे हैं,
अपराधी सन्यासी बन रहे हैं और सन्यासी नेता बन रहे हैं। इस सबके बीच में जनता क्या बन रही है वो आप खुद ही फैसला कीजिए। वैसे नेताओं की बांझा पड़ी स्थिति के बीच पिछले दिनों प्रदेश के नेतृत्व में उम्मीद की एक किरण मुन्ना सिंह चौहान के रूप में नजर आई थी, जब उन्होंने अपनी ही सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ पूरी मजबूती से विधानसभा में आवाज उठाई। उन्होंने नगर निगमों और नगर पालिकाओं में आरक्षण के सवाल पर अपनी ही सरकार को घेरते हुए भरी विधानसभा में तीखे तेवर अपनाते हुए कहा था कि सरकार विधायकों के लिए जवाबदेह है, विधायक सरकार के लिए नहीं। बिना चर्चा किए ही कोई भी संशोधन विधेयक पारित होने के सवाल पर उन्होंने इतनी मजबूती से अपनी बात रखी थी कि सरकार को तब ये विधेयक प्रवर समिति को भेजना पड़ा था। उनका सवाल ये था कि जो जातियां अन्य राज्यों में ओबीसी हैं, जरूरी नहीं कि वो उत्तराखंड में भी ओबीसी स्टेटस की हकदार हों। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का भी हवाला दिया था और उनके इस हस्तक्षेप को प्रदेश की जनता ने खूब सराहा भी था। लेकिन जल्द ही हमारी सरकार और सत्ताधारी पार्टी को एहसास हो गया कि अरे मुन्ना सिंह चौहान तो सेंसिबल बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तब भाजपा के ही कुछ नेता उन पर पिल पड़े और उनकी बातों को लल्ला लल्ला लोरी गाते हुए खारिज कर दिया और साबित कर दिया कि ये प्रकरण सिर्फ मुन्ना करे तमाशा तक ही सीमित था। असल में भाजपा का उनके इस वक्तव्य से कोई लेना देना ही नहीं था। बेचारे मुन्ना सिंह चौहान को भी तब दो बार सफाई देनी पड़ी कि उनके कहने का मतलब तो कुछ और था और किसी की भी भावनाओं को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस तरह से एक पखवाड़े पहले जनता ने विधानसभा में जो पृथ्वीराज चौहान का अवतरण देखा था और जिसे देखकर पूरे जोश में उद्घोष किया था कि मत चूको चौहान, वो जल्द ही फंड फूको चौहान में बदल गया। उत्तराखंड को उतरदंड करने में जिस शिद्दत से हमारे नेताओं ने दशकों से काम किया है, उसी का नतीजा है कि हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भी मरणासन्न हो गई है। चमोली जिले में रहने वाले सचिन बिष्ट ने बारामासा को अपनी जो आप बीती भेजी है, उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि 24 साल के उत्तराखंड में एक आम नागरिक कितना हताश और निराश कर दिया गया है। सचिन लिखते हैं, मैं बहुत असहाय महसूस करते हुए आपको ये मेल कर रहा हूँ। चमोली जिले का रहने वाला हूँ। मेरे पिता बीमार हैं और उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कर्णप्रयाग के आसपास कोई भी अच्छा डायलिसिस केयर सेंटर नहीं है। हंस फाउंडेशन का एक केंद्र ज़रूर है और उसमें भी आसपास के 32 मरीजों के लिए सिर्फ 3 मशीन है। इस कारण हमें हफ्ते में 2 बार श्रीनगर जाना पड़ता है, जो कि आर्थिक और मानसिक रूप से बहुत भारी पड़ता है। इस पर भी कोड़ में खाज वाली स्थिति ये है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और श्रीनगर में डायलिसिस केयर यूनिट काम नहीं कर रही। इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि वो कब तक सुचारू होगी। इसके चलते अब हम हफ्ते में 2 बार देहरादून जाने को मजबूर हैं, जिससे पिताजी की तबीयत और भी बिगड़ रही है। हमारी तरह ही इस क्षेत्र के कई अन्य लोग भी जूझ रहे हैं। मुझे नहीं पता मैं किससे गुहार लगाऊं। आपको इस उम्मीद से लिख रहा हूं कि ये बात आगे तक पहुंच सके। सचिन की ये आपबीती पहाड़ के हर उस व्यक्ति की आपबीती है जो उनकी तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है। चमोली जिला प्रशासन से निवेदन है कि इसका संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारी जाएं। हम अपने तमाम दर्शकों से भी निवेदन करते हैं कि वो एकजुट होकर अपने विधायकों से ये सवाल ज़रूर करें कि अपने परिजनों के लिए तो विधायकों ने पिछले विधानसभा सत्र में हेल्थ स्कीम के साथ ही विदेश तक में इलाज का बंदोबस्त कर लिया, और दूसरी तरफ जनता के लिए ऐसी खाड़ुन जुगा व्यवस्था आखिर कब तक रहेगी। इस हफ्ते कुछ उम्मीद जगाती खबरें भी प्रदेश से आई, जिसमें से प्रमुख आज ही की एक घटना है। आज हिमालय दिवस है और इस मौके पर प्रदेश के कुछ जागरूक नागरिक भैरों घाटी से झालावाले मार्ग पर पहुंचे, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए 6000 देवदार के पेड़ों के कटान का प्रबंध सरकार ने कर लिया है। इन नागरिकों ने सड़क की नपाई करते हुए ये बताया कि हिमालय के इस बेहद संवेदनशील क्षेत्र में पेड़ों का ये कटान कितना गैर जरूरी है और अधिकतर स्थानों पर सड़क पर्याप्त चौड़ी है। ऐसे में चौड़ीकरण का ये प्रोजेक्ट सिर्फ बजट ठिकाने लगाने और कमीशन खाने की योजना से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। इन लोगों ने ये भी कहा कि सड़क को कुछ स्थानों पर चौड़ा किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ सही रिपोर्ट के आधार पर ही किया जाए और ये पेड़ों का कटान किए बिना या न्यूनतम कटान से भी संभव है। हिमालय के इन सभी प्रहरियों को हमारा सलाम और हिमालय दिवस की शुभकामनाएं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही बारामासा को मजबूत करने के लिए चैनल की पेड मेंबरशिप या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग कीजिएगा। अपने सुझाव, प्रतिक्रिया या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई भी खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सिमनिया पहला।